Thermal and statistical physics, lecture number 6. In lecture number 6, we will discuss the entropy of ideal gas, and entropy due to mixing of two materials or more than two materials, and reversible and irreversible processes. And the summary of the lecture is second law of thermodynamics. Any large system in equilibrium will be found in the macrostate with the greatest entropy, or entropy tends to increase. We will discuss that in details. And the entropy of ideal gas depends upon the energy, volume, and number of atoms or molecules. Increasing any three variables increase entropy. And entropy of mixing, as I said, if you mix two or more materials, the entropy of the materials will tend to increase. Processes that create new entropy are said to be irreversible. This will be your definition of irreversibility. And the processes that do not create the new entropy are said to be reversible. So, entropy, any large system in equilibrium will be found in the macrostate with the greatest multiplicity. ये स्टेटमेंट हम पिछले 2-3 लेक्चर से देखते आ रहे हैं कि हमारे पास अगर दो सिस्टम है वो इंटरेक्ट करते हैं तो मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज होती है सिस्टम की, और हमारे पास जो एक एक्विलिब्रियम में आपके पास मैक्रो स्टेट पाई जाती है उसकी मल्टीप्लिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहाँ पे हम स्टेट करेंगे मल्टीप्लिसिटी टेंस टू इंक्रीज, कि मल्टीप्लिसिटी आपके पास हमेशा इंक्रीज होगी। और इसका हम एक कॉन्सिक्वेंस भी देख चुके हैं कि आपके पास हीट फ्लो होती है फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो सिंस मल्टीप्लिसिटी टेंड टू बी वेरी लार्ज नंबर्स, तो मल्टीप्लिसिटी में देखा था कि बहुत बड़े नंबर्स ये होते हैं और ये वेरी लार्ज नंबर होते हैं, जो हमने बाकी डेफिनेशन की थी वेरी लार्ज नंबर्स की। तो इसको कोप करने के लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की जाए जो कि इस इन लार्ज नंबर्स का लॉग ले, लोगार्थम हो। तो ये हमारे पास है मल्टीप्लिसिटी है सिस्टम की जो कि लार्ज नंबर है, इसका आप लॉग लें और तो आपके पास अ, और इसको मल्टीप्लाई करें के के साथ जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो ये आपके पास डेफिनेशन होगी एंट्रोपी की। तो एंट्रोपी अगर आपने इसको अंडरस्टैंड करना है तो आप इसको के को ड्रॉप करके इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करें। तो एंट्रोपी हमारे पास होगी द logarithm of the number of ways of arranging things in the system। तो ये आप इसको डेफिनेशन को याद रख सकते हैं के को इग्नोर करके। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिसिटी बेसिकली नंबर ऑफ वेज हैं अरेंजमेंट के सिस्टम में। तो के इंट्रोड्यूस करने से के बगैर तो हमारे पास जो एस था वो डम ये यूनिटलेस नंबर था, लेकिन के को इंट्रोड्यूस करने से इसमें हमारे पास यूनिट्स अपेयर हो जाते हैं जो कि के यूनिट्स हैं, तो के हैज यूनिट्स ऑफ जूल पर केल्विन। तो एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक लार्ज आइंस्टाइन सॉलिड है और ये कंडीशन जो हमने ड्राइव की थी हाई टेम्परेचर कंडीशन है कि एनर्जी मच इज मच लार्जर देन द नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स इन द आइंस्टाइन सॉलिड। तो इस केस में हमारे पास जो एंट्रोपी थी मल्टीप्लिसिटी थी सिस्टम की वो ये है ई क्यू ओवर एन पावर एन। तो ये मेरे पास मल्टीप्लिसिटी है, तो मैंने यहाँ पे पुट की। और लॉग की प्रॉपर्टी है कि वो आपके पास एन पावर में है तो इसके लॉग के पीछे आ जाएगा आप। तो एन यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट रूल यूज़ किया क्यू ओवर एन, लॉग क्यू ओवर एन आ गया। और यहाँ पे लॉग ई लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा और प्लस आपके पास 1 आ जाएगा। अब अगर आप इसमें नंबर पुट करके देखें तो लेट्स से हमारे पास नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैं 10⁻²2 और एनर्जी है 10⁻²24। तो ये नंबर हमारे पास क्या होगा? तो इसमें वैल्यूज पुट करें हम अगर Q डिवाइड बाय एन और इसका लॉग लें और प्लस उसमें इसका लॉग लें तो हमारे पास आता है 4.6 और अगर उसमें ऐड करते हैं एक तो हमारे पास आ जाएगा 5.6। और एन मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की वो 10⁻²22 है, तो ये आ गया। अब के की वैल्यू पुट करें जो कि हमारे पास ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट
1.381 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23, तो मेरे पास आ जाती है इंट्रॉपी 0.77 जूल पर केल्विन। तो जनरली हमारे पास ये है कि इंट्रॉपी इंक्रीज करती है कि अगर आप किसी सिस्टम में और ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें ऐड कर दें। जैसे कि हमारे पास कंटेनर में पहले एक मोल गैस थी, तो हम उसकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा दें, यानी कि 2 मोल कर दें, तो इससे भी हमारे पास मल्टीप्लिसिटी सिस्टम की इंक्रीज हो जाएगी। या फिर आप कंटेनर का साइज़ बड़ा कर दें, और या फिर आप ये करें कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक करके कई सारे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड कर दें, तो ये भी एक एंट्रोपी बढ़ाने का तरीकाकार होगा। या फिर आप किसी और गैस को इसमें मिक्स कर दें, तो ये भी हमारे पास जो सिस्टम की कई सारी कॉन्फ़िगरेशंस को इंक्रीज कर देगा। अरेंजमेंट इंक्रीज होंगी तो हमारे पास एंट्रोपी इंक्रीज होगी। कुछ लोग इंट्रोपी को सिनोनिम बताते हैं डिसऑर्डर का, कि डिसऑर्डर इंट्रोपी है, इंट्रोपी डिसऑर्डर है। तो इस केस में कंफ्यूजन रहता है कि आपके पास डिसऑर्डर का मतलब क्या है। तो जैसे कि मोस्ट पीपल वुड एग्री दैट अ शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स इज मोर डिसऑर्डरली देन अ सॉर्टेड डेक। तो ये अगर आपकी इस तरह की डेफिनेशन पहले आपको करनी होगी कि ऑर्डर और डिसऑर्डर क्या है, तो फिर आप ये अप्लाई कर पाएंगे। और कुछ लोग इस पे भी एग्री हैं कि हमारे पास जो वो है जो एक आइस पीस ऑफ आइस है, वो जो मोर अरेंज्ड है एज कंपेयर टू ब्रोकन पीस ऑफ आइस। तो इंडीड इसमें अगर आप मॉलिक्यूल देखें वाटर के, तो उसके अरेंज होने के ज़्यादा तरीके हैं, ज़्यादा अरेंजमेंट्स हैं उसकी पॉसिबल एज कंपेयर टू फ्रोज़न जो वाटर है। तो इसमें इस केस में अगर आप ये अप्लाई करना चाहते हैं, इस तरह की बात करना चाहते हैं, डिसऑर्डर को सिनोनिम लेना चाहते हैं टॉपिक का, तो आपको पहले डिसऑर्डर का को डिफाइन करना होगा। एंट्रोपी की प्रॉपर्टी है, और नाइस प्रॉपर्टी है, कि दो सिस्टम है अगर हमारे पास और वो आपस में लेट से इंटरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और इस केस में जो हमने इसमें एज्यूम किया है वो ये कि सिस्टम ए और सिस्टम बी की जो हमने एंट्रोपी जो स्पेसिफाई की है वो सेपरेटली डिफाइन की है। तो ये भी है मल्टीप्लिसिटी सेपरेट है, ये भी मल्टीप्लिसिटी सेपरेट है। और अगर ये सिस्टम इंटरेक्ट करें तो हमारे पास सिग्मा टोटल इसकी मल्टीप्लिसिटी है। तो लॉ की प्रॉपर्टी की वजह से ये होगा कि आपके पास ये स्प्लिट हो जाएगा, के लॉग सिग्मा ए प्लस के लॉग सिग्मा बी। तो ये हमारे पास सिस्टम ए की एंट्रोपी बन गई और ये सिस्टम बी की एंट्रोपी बन। तो टोटल सिस्टम की एंट्रोपी है जस्ट सम। तो ये बहुत ही के पास नाइस डेफिनेशन है। मल्टीप्लिसिटी केस में हमने एक चीज़ देखी थी कि मल्टीप्लिसिटी हमारे पास वो फंक्शन है नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स का, और ये नंबर जो डिपेंड करता है वो टाइम स्केल है अंडर कंसिडरेशन। तो एंट्रोपी पे भी ये सेम वाला होगा कि ये डिपेंड करती है फंक्शन ऑफ ये फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट है, और ये और ये डिपेंड करता है इन टर्न कि आपने जो टाइम स्केल है अंडर कंसिडरेशन वो कितना लिया है। तो माइक्रोस्टेट जो होगी जिसकी मल्टीप्लिसिटी हाई है, तो ये देखा हमने लॉग। असल में अगर आप मल्टीप्लिसिटी का लॉग लें तो हमारे पास एंट्रोपी आता है। और लॉग किसी फंक्शन का वो भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो अगर आपके पास मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है सिस्टम की, तो उसकी एंट्रोपी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड लॉ की एक नई और डेफिनेशन आ जाती है। The second law of thermodynamics: any large system in equilibrium will be found in the macrostate with the greatest entropy। या फिर आप ये कहें entropy tends to increase। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जितने भी हमारे पास नेचर में प्रोसेस करते हैं, तो उनकी एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है। तो एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि आप अगर आप इंटर ह्यूमन इंटरवेंशन से कई आप जो एंट्रोपी को डिक्रीज कर सकते हैं, तो उसका आंसर पार्शली यस है। कि अगर आपके पास लेट से कई सारे कॉइन्स हैं, तो आप ये खुद ही इंटरवेंशन करके आप उन कॉइन्स को अरेंज कर सकते हैं कि सारे हेड कर दिए सारे टेल कर दिए। ये तो इससे सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज होगी। लेकिन अगर आप इंटरवेंशन करते हैं तो आपकी जो एनर्जी वेस्ट होगी, उस जो प्रोटीन
और मेटाबॉलिज्म से जो आपकी हीट होगी और उसकी वजह से जो इंट्रॉपी क्रिएट होगी, वो जो आपने डिक्रीज की है इंट्रॉपी, वो उससे ज़्यादा होगी। तो आप जहाँ एक जगह पे ये हो सकता है कि एक सिस्टम में आप इंट्रॉपी को डिक्रीज कर दें, लेकिन आप किसी और जगह पे इंट्रॉपी को इंक्रीज कर रहे होंगे। तो आप जो मर्जी कर लें कि आप इसमें, सो नो मैटर व्हाट यू डू टू डिक्रीज द एंट्रोपी इन वन प्लेस, यू आर बाउंड टू क्रिएट एट लीस्ट एज मच एंट्रोपी समवेयर एल्स। तो आप एक जगह से डिक्रीज करेंगे, लेकिन उतनी ही या उससे ज़्यादा आप एंट्रोपी कहीं और क्रिएट कर रहे होगे। इस केस में एक जो क्वेश्चन था जो रेज किया था मैक्सवेल ने, कि अगर हमारे पास एक कोई वेरी ऑब्जर्वेंट एंड नीट फिगर्ड बीइंग है, और उसकी जो इतनी आंखें तेज हैं और मेमोरी इतनी ज़्यादा है कि वो दो गैसेस के दरमियान में पार्टीशन है लगी हुई है हमारे पास, और वो पार्टीशन के ऊपर वो बैठा हुआ है, कोई भी बीइंग है। तो इस केस में हमारे पास जो बाद में नाम दिया गया, वो डीमन का नाम दिया गया, मैक्सवेल डीमन का। तो वो ये करता है कि जो स्लो मूविंग जो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं, उनको रोक लेता है, उस वक्त पार्टीशन बंद कर देता है। लेकिन जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे हो रहा है, फास्ट मूविंग जो मॉलिक्यूल हैं, उनको एक साइड पे जान दे रहा है, जैसे कि ये कोई तो स्लो मूविंग को इस तरफ लेके आ रहा है और जो फास्ट मूविंग को दूसरी तरफ लेके आ रहा है। तो इस तरह ये क्या होगा कि हमारे पास हीट ये हॉटर से कोल्डर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी, ये हॉटर से कोल्डर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम एक इंटेलिजेंट बीइंग बिठा दें किसी तरह से भी, जो ये करे किसी मॉलिक्यूल्स को रोके कि फास्ट मूविंग एक साइड पे कर दे और जो स्लो मूविंग एक साइड पे कर दे, तो इससे सिस्टम की इंट्रॉपी डिक्रीज हो गिरेगी। तो इस तरह के कई एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किए गए जो ये डीमन का काम करें, लेकिन सब में यही पाया गया कि जो हमारे पास इवन डीमन भी है, वो भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को वायलेट नहीं कर सकता। अब हम देखेंगे एंट्रोपी ऑफ एन आइडल गैस और मल्टीप्लिसिटी ऑफ मोनोटॉमिक आइडल गैस। ये हमने ड्राइव की थी लास्ट लेक्चर में, और वो ये थी कि सिग्मा एन इज इक्वल टू दिस मच, हमारे पास वॉल्यूम पे डिपेंड है, नंबर ऑफ एटम्स पे या मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड है, और एनर्जी पे डिपेंडेंस है। हम यूज़ करेंगे स्टिलिंग अप्रोक्सीमेशन, जो कि हमें यहाँ पे कोड की है, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसकी हम मोनोटॉमिक आइडल गैस की एंट्रोपी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे याद रहे एक चीज़ जो आगे हमें कारगर साबित होगी, वो ये कि ये मैंने जो मोनोटॉमिक आइडल गैस की एंट्रोपी ली है, उसमें मॉलिक्यूल्स इनडिस्टिंग्विशेबल काउंट किए गए हैं। तो 1/n फैक्टोरियल वहाँ से अपेयर हो रहा है। तो अब आप अप्लाई करें इसके ऊपर लॉग। तो ये मैंने मल्टीप्लिसिटी पे लॉग अप्लाई किया, और टर्म बाय टर्म हम इसको देखेंगे। तो पहले आप ये देखें, एन फैक्टोरियल है, तो ये नोमिनेटर में है, तो माइनस लॉग एन फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर हमारे पास दो टर्म्स हैं, वी एन जो नोमिनेटर में है, तो ये प्लस आ जाएगा, वो एन पावर में है, तो लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से एन लॉग वी हो गया। और 3h3n ये डिनोमिनेटर में है, तो ये हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगा, और एच की पावर में 3n है, तो 3n लॉग के पीछे आ जाएगा। तो ये यहाँ तक हमारे पास लॉग पूरा हुआ। तो अब बात करें, अगर आप आगे आगे हमारे पास है दो टर्म्स। तो ये पहली टर्म है 3n/2, ये इसकी पावर है, 3n/2 लॉग के पीछे आ गया, और लॉग पाए। और ये डिनोमिनेटर में है जो फैक्टर 3n/2 फैक्टोरियल, ये हमारे पास माइनस के साथ आता चला जाएगा। अब ये रह गया लास्ट, और लास्ट है 2mu की होल पावर 3n/2 है, तो 3n/2 लॉग के पीछे आ गया, और लॉग 2mu आ गया। तो ये हमारे पास है पूरा लॉग इस टर्म का। अब मैंने सिर्फ ये किया है कि जो हमारे पास लॉग एन फैक्टोरियल की जो टर्म्स अपेयर हो रही थी, ये है हमारे पास, और दूसरी है ये, इसकी जगह पे मैंने ये इसकी स्टेलिंग अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर दी है। तो लॉग एन फैक्टोरियल बाहर माइनस है, तो पहली टर्म आ जाएगी एन लॉग एन, और दूसरी आ जाएगी प्लस एन। तो माइनस की वजह से माइनस हो गया, प्लस हो गया। एग्जैक्टली आप इस पे अप्लाई करेंगे, इसके बाहर में माइनस है, 3n/2 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 3n/2 लॉग 3n/2 प्लस 3n/2, तो ये माइनस
और ये अंदर प्लस, सिर्फ यही टर्म इस पूरे एक्सप्रेशन में चेंज हुई है। अब मैंने ये किया कि हर टर्म में एन अपेयर, कैपिटल एन अपेयर हो रही है। ये भी एन है, ये भी देखें ये एन है, ये भी एन है, यहाँ पर भी एन है, ये भी एन है, यहाँ पर भी एन है, और ये सारे एन है। तो इसमें मैंने एक एन कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग एन, ये एन ही था तो प्लस वन हो गया, ये लॉग बी हो गया, ये माइनस थ्री लॉग एच हो गया, प्लस 0/2 लॉग एक्स लॉग पाए इसकी जगह पे, और यहाँ से भी एन निकल गया हमारे पास, और यहाँ पर से भी निकल गया 3/2। अब लास्ट टर्म है प्लस 3/2 लॉग इंटू 2mu। ये टर्म जो 3/2 है और ये 1 है, इनको आप ऐड कर दें तो ये बन जाएगी 5/2। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मैंने ऐड की, तो मेरे पास आ गई ये 5/2। तो बाकी टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं। तो पहली टर्म है माइनस लॉग एन, दूसरी टर्म है एज इट इज प्लस लॉग बी। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी वैल्यू, तो ये मैं दोबारा पावर में लेके जा रहा हूँ, ये माइनस लॉग एच थ्री हो गई। ये पीछे लॉग के पीछे थी टर्म, दोबारा ये मैं पावर में लेके जा रहा हूँ, लॉग पाई 3/2, ये वाली टर्म। इसमें भी यही है, ये मल्टीप्लाई हो रही है लॉग के पीछे 3/2, तो मैं इसको दोबारा पावर में लेके जा रहा हूँ, और ये भी मल्टीप्लाई हो रही है, इसको मैंने पावर में ले लिया। तो अब आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कि एक कंबाइन आपको नज़र यहाँ पे आ रहा है कि 2mu पावर 3/2, ये भी 3/2 है, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है हमारे पास। तो इसको मैं कंबाइन करके लिख सकता हूँ, ये दोनों प्लस में है, ये नोमिनेटर में आएंगी ऊपर, और ये है नेगेटिव में, ये नीचे आएंगी। तो देख लेते हैं इसको। तो ये 5/2 आ गया यहाँ, और मैंने यहाँ पे सारी टर्म्स को लॉग में लिखने की कोशिश की है। तो ये माइनस में है लॉग एन, ये नीचे, और ये प्लस में है ये नोमिनेटर में। इसी तरह माइनस में है लॉग एच थ्री, तो ये नीचे आ गया, और ये भी टर्म माइनस में है, तो ये भी नीचे। और इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, ये जो है ये वाली टर्म्स जिसको मैंने ब्लू में शो किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये देखिए 2πmu पावर 3/2। अब अगेन आप ये कंबाइन कर सकते हैं, ये नोमिनेटर और नोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 4 बन जाएगा, क्योंकि पावर दोनों की सेम है, और ये 3n नीचे रह जाएगा। तो लास्ट स्टेप है इसका 5/2 प्लस लॉग b/n एज इट इज रह गया। तो ये नोमिनेटर में था 2, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर था, तो ये 2 4 हो जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, ये n आ गया। इन सब की पावर 3/2 है, ये पावर 3/2 है, और एच स्क्वेयर अगर आप अंदर लेके जाते हैं इसके, तो ये हमारे पास एच क्यूब है, तो आपको स्क्वेयर लेना पड़ेगा, तब जाके ये स्क्वेयर स्क्वेयर से 1/2 से कैंसिल होगा, तो आपके पास एच क्यूब आएगा। तो ये फार्मूला है जिसको क्या जाता है, इसको टेट्रोड इक्वेशन कहा जाता है इसे। तो ये हमने फाइंड की है मोनोटॉमिक आइडल गैस के लिए, जो एंट्रोपी है वो ये है, और इसको हम कहते हैं सैक्रोटेट्रोड इक्वेशन। तो आप एंट्रोपी में देखा कि आपने जो आइडल गैस की एंट्रोपी है वो फंक्शन है यू का, एन का, और वी का। तो आप अगर एनर्जी इंक्रीज कर दें तो आपके पास आइडल गैस की एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, वॉल्यूम इंक्रीज कर दें, नंबर ऑफ फेज ऑफ अरेंजमेंट इंक्रीज हो जाएंगे, और अगर आप इंक्रीज कर दें तो इस केस में भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे पास इंक्रीज कर जाएंगे। मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज करेगी, मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज करेगी तो हमारे पास एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। तो एक जो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ इंक्रीज, वो ये है कि आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर दें सिर्फ, और ये हमारे पास है जो जिसमें एनर्जी भी फिक्स है हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फिक्स हैं। तो ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये हमने चैप्टर 1 में देखा था, और इसके लिए हमने देखा था कि जो हीट है, हीट का एक्सप्रेशन हमारे पास इसके इक्वल आता था। और एक साथ टर्म और भी थी टेम्परेचर की, इसको बाद में हम देखेंगे उसकी डिपेंडेंस, लेकिन आप ये वहाँ से आसानी से ले सकते हैं ये। तो ये इंट्रोपी का चेंज है एन के लॉग वी एफ और वी आई, ये हमारे पास है वॉल्यूम के चेंज की वजह से हमारे पास इंट्रोपी का इंक्रीज। तो वॉल्यूम के इंक्रीज की एग्जांपल ले लें जिसमें है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन में ये है कि हमारे पास कंटेनर में एक साइड पे गैस है जो ये है, और इसको मैंने कर दिया है इसमें पंचर कर दिया। तो आप ये देखें कि यहाँ से एक्सपैंड एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगी गैस,
और ना कोई ये गैस किसी चीज़ पिस्टन वगैरह को पुश कर रही है, और ना हम इसको कोई हीट दे रहे हैं। तो ये ना वर्क करेगी, ना इसमें हीट होगा। तो एंट्रोपी इंक्रीज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये तो इसके बारे में इस तरह से डिसाइड किया जा सकता है कि आपका जो यहाँ पे नंबर ऑफ जो वॉल्यूम है गैस का वो इंक्रीज कर रहा है, और नंबर ऑफ अरेंजमेंट वॉल्यूम के इंक्रीज करने से आपके पास बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बढ़ेंगी तो हमारे पास जो एस है वो भी इंक्रीज करेगा। इस केस में याद रहे हमने कोई हीट ऐड नहीं की, ना कोई इस गैस से वर्क डन किया है। तो सिर्फ ये वॉल्यूम के जो इंक्रीज होने से हमारे पास एट द मोमेंट जो एंट्रोपी है मैन्युफैक्चर हुई है। अब बात करें एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। तो लेट से आपके पास दो गैसेस हैं, गैस ए है और गैस बी है। आप इन दोनों को मिक्स कर दें तो आपके पास एंट्रोपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो डेफिनेटली हमारे पास एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट्स जो नंबर मटेरियल को या गैसेस को मिक्स करने से हमारे पास बढ़ जाएंगे, और आपके पास एंट्रोपी बढ़ेगी। और कितनी बढ़ेगी वो ये देख लें कि हमारे पास लेट से एक पहले हमारे पास ये एक एक पार्टीशन में है। तो ये लेट से हीलियम है, ये आर्गोन है, तो यहाँ पे ये हीलियम है ये। और आप ये पार्टीशन जैसे उठाते हैं, सिर्फ आप एट अ टाइम एक गैस को कंसिडर करें। तो जैसे मैंने ये पार्टीशन उठाई है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो हो गया है डबल। हीलियम में जो वॉल्यूम था वो डबल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट वॉल्यूम, यहाँ पे लेट से वॉल्यूम वी था, तो यहाँ पे 2v हो गया है। वी वी से कैंसिल हमारे पास आ जाएगा log 2। तो ये सिंगल गैस के लिए। तो दूसरी गैस के लिए भी एग्जैक्टली यही अप्लाई करेंगे आप। तो आर्गोन का भी वॉल्यूम डबल हुआ, तो आप उसके लिए भी आपके पास एक और ये टर्म हो जाएगी। आप इन दोनों को सम करेंगे तो टोटल चेंज ऑफ एंट्रोपी आ जाएगा 2n kb, यहाँ पे बी बोल्ट्जमैन को शो कर रहा है, और log 2 हो जाएगा। तो इस तरह आप दो गैसेस को मिक्स करें तो एंट्रोपी इंक्रीज कर देंगे। इसमें एक बारीक सा पॉइंट है कि ये जो तो हमने यूज़ किया ये फार्मूला, जो इसका कॉन्सिक्वेंस है कि एंट्रोपी इंक्रीज हुई है, दो गैसेस मुख्तलिफ हैं। तो इसको हम कहते हैं दिस इंक्रीज इज कॉल्ड द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। तो स्टिल एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग पे ही बात करते हैं हम। तो ये तीन सिनारियो हैं, जैसे कि ये हमने देख लिया है कि ये पहले हाफ फिल है गैस, उसकी पार्टीशन आप हटा देते हैं तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। तो आपके पास ये जो एंट्रोपी ये चेंज होगी, एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू एन के बी लॉग 2। अच्छा, अब ये केस भी हम देख चुके हैं कि दो अलग अलग गैसेस थी, तो हमने पार्टीशन हटाई, तो दोनों गैसेस के लिए ही इतनी एंट्रोपी, सिंगल गैस के लिए और इतनी एंट्रोपी दूसरी गैस के लिए इंक्रीज होगी। तो ये बन गया 2 n kb log 2। इस केस में क्या होगा कि आप लेट से दोनों साइड पे गैस सेम है, और अब पार्टीशन आप लिफ्ट कर देते हैं, वो तो ये आपके पास मॉलिक्यूल जो है, हाँ, ये इधर वाले मालिक्यूल इधर जा सकेंगे, इधर वाले इधर जा सकेंगे। तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी या नहीं होगी? तो इस केस में हमारे पास ये गिब्स पैराडॉक्स है, जो गिब्स ने ही एक क्वेश्चन रेज किया था कि आपके पास लेट से ये जो हम फार्मूला मैंने जैसे आपको बताया था कि टेट्रोड जो फार्मूला है वो इंडिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल्स के लिए 1/n से डिवाइड होता है, और हमने जो ड्राइव किया था वही इंडिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल का था, इसी को टेट्रोड इक्वेशन कहते हैं। तो ये है, और अगर आप इसमें डिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल के लिए फार्मूला यूज करें तो आप ये देखें यहाँ पे एन अपेयर हो रहा है, और यहाँ पे एन अपेयर नहीं हो रहा। और इसी अगर डिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल से आप ये क्रिएट करना चाहें, इसको सॉल्व करना चाहें इस कॉन्फ़िगरेशन को, कि जिसमें दोनों मॉलिक्यूल सेम है और आपने पार्टीशन यहाँ से लिफ्ट की है, तो ये आपको बताया है कि एंट्रोपी डिक्रीज हुई है। एंट्रोपी आप पार्टीशन ये फ्री एक्सपेंशन में सिर्फ आप पार्टीशन डाल दें इसमें, जैसे ये हमारे पास इसमें सिर्फ पार्टीशन लगा देने से आपको ये कहेगा कि इसमें एंट्रोपी डिक्रीज हुई है। तो ये हमें गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इस केस में आपने गिब्स पैराडॉक्स में एक चीज़ याद रखनी है कि इंडिस्टिंग्विशेबल और डिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या है। तो इसमें आप जो पार्टिकल हैं आपके वो इंडिस्टिंग्विशेबल हैं, तो आप यही फार्मूला यूज़ करोगे, ये फार्मूला यूज़ नहीं करोगे तो आप सही रिजल्ट पे पहुंचोगे।
तो लास्टली बात कर सकते हैं, जो टॉपिक लास्ट है हमारा, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। और नेचर में जो हमारे पास ज़्यादातर प्रोसेस अगर करते हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। ये प्रोसेस दैट, और इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, प्रोसेस दैट क्रिएट न्यू एंट्रोपी आर सेड टू बी इरिवर्सिबल। और जैसे कि ये सडन एक्सपेंशन आपने देखी, ये इसकी एग्जांपल है। इसी कन्वर्स डेफिनेशन वो भी ट्रू है कि अगर आपके पास ऐसे प्रोसेसेस हैं जो न्यू एंट्रोपी क्रिएट नहीं करते, तो उसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। और इस तरह के प्रोसेसेस जो रिवर्सिबल, उसके कौन से हैं वो, जैसे कि एनी रिवर्सिबल वॉल्यूम चेंज मस्ट इनफैक्ट बी कॉज स्टैटिक। तो कॉज स्टैटिक मतलब आप बहुत ही स्लो प्रोसेस करते हैं कि थ्रू आउट सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम है, तो इसको ये हमारे पास जो वॉल्यूम चेंज होगा, आप एक्सपेंड करते हैं या इसको कंप्रेस करते हैं, और बहुत ही स्लो प्रोसेस है कि थ्रू आउट जो मोशन कंप्रेशन या एक्सपेंशन आपके पास सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, तो हमारे पास इरिवर्सिबल होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि वाई स्लो कंप्रेशन ऑफ अ गैस डज नॉट कॉज इट्स एंट्रोपी टू इंक्रीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देख सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स से, कि इमेजिन दैट मॉलिक्यूल्स इन द गैस इनहैबिट वेरियस क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कई सारे जो वेव फंक्शंस हैं उनको इकट्ठा करके आपके पास एक पैकेट की सूरत में है, और वो जो वेव फंक्शन है वो स्प्रेड हुए हुए हैं थ्रू आउट द बॉक्स। तो जिस बॉक्स में हमारे पास गैस है, उसमें आप वेव फंक्शन कंसीडर करें जिसकी वजह से मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो जैसे ही आप कंप्रेस करते हैं गैस को या वॉल्यूम को कम करते हैं, तो जो वेव फंक्शन है उसके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो उनमें वो उसका गैप बढ़ता है, तो वेव फंक्शन स्क्वीज होंगे, और जो आपके पास एनर्जी लेवल्स होंगे उनमें बैक गैप पड़ेगा। और आ, इसकी ज़्यादा चांसेस है कि अगर आपने स्लो कंप्रेशन ना किया या स्लो कंप्रेशन किया आपने, तो वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स को हाई एनर्जी में किक नहीं करेगा। तो अगर स्लो कंप्रेशन है, तो जिस मॉलिक्यूल का एनर्जी मॉलिक्यूल जिस स्टेट में था, जिस एनर्जी में था, वो उसी एनर्जी में रहेगा अगर आपके पास स्लो कंप्रेशन है। और अगर आपने वॉलेंटरी से कंप्रेशन किया, तो आप देखोगे कि जो आपके पास वेव फंक्शन जल्दी स्क्वीज होगा, और आपके पास जो मॉलिक्यूल है किसी हायर स्टेट में चला जाएगा, हायर एनर्जी में आपके पास चला जाएगा, और हायर एनर्जी में चले जाने से जो पॉसिबल अरेंजमेंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, तो आपके पास एंट्रोपी भी इंक्रीज हो जाएगी। हीट फ्लो में देखा, इस पे हमने काफ़ी बात की कि जो हमारे पास हीट फ्लो है वो हॉट से कोल्डर की तरफ जाता है, कभी भी कोल्डर से हॉट की तरफ नहीं जाता। तो हमारे पास ये हमेशा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। आप कहीं ना कहीं एक भी बात सुनोगे कि रिवर्सिबल हीट फ्लो, तो इस केस में रिवर्सिबल हीट फ्लो से मतलब ये लिया जाता है कि आपके पास इंतहाई स्लो हीट फ्लो है, कि एट अ मोमेंट जो फ्लो होता है उसमें जो टेम्परेचर चेंज है वो अपोजिट टू जीरो होगा। टेम्परेचर चेंज जीरो होगा तो इंतहाई स्लो आपके पास हीट फ्लो है। और कई सारे प्रोसेसेस जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसमें जो एंट्रोपी का इंक्रीज होता है वो बहुत ही लार्ज होता है। उतना, और जितने भी हमारे पास नेचुरल प्रोसेस हैं, जैसे कि सन से हमारी तरफ हीट आती है, और आप जो फूड खाते हैं उसका कंज्यूम होके आपको एनर्जी मिलना, और किसी फूड का बर्न होना, तो ये सारी एग्जांपल हैं हमारे पास जिसमें एंट्रोपी लार्ज होती है। तो एंट्रोपी ओवर टाइम हमारे पास इंक्रीज होती चली जाती है। तो ये एंट्रोपी पे देखा जाए तो एक जो फिलोसफिकली ये एरी सब्जेक्ट है जो आपको ये डायरेक्शन ऑफ टाइम भी बताता है। हमारे पास ऐसी कई सारी इक्वेशन हैं जो फंडामेंटल्स हैं, लेकिन आपको डायरेक्शन ऑफ टाइम नहीं बताती। जैसे कि हमारे पास है न्यूटन्स लॉज हैं, तो ये आपको डायरेक्शन टाइम नहीं बताएंगे, लेकिन आपको ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है हमेशा आपको डायरेक्शन ऑफ टाइम बताएगी। और इसमें कई सारे फंडामेंटल क्वेश्चन हैं, जैसे कि इट में बी more fruitful to ask instead about the beginning of time. Why did the universe start out in such an improbable low energy state so that after more than 10 billion years it is still so far from equilibrium? तो इस तरह के क्वेश्चन एंट्रोपी में राइज होते हैं जो आपको
इसकी अफादियत जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसके बताते हैं कि ये कितना ज़रूरी और कितना अहम है। तो इसके साथ ही थर्ड सेकंड चैप्टर ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे शॉर्टर का थर्ड चैप्टर।